Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 9th Political Science chapter number 2 Constitutional Design. इस चैप्टर का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम जिस सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यानी साउथ अफ्रीका था वो अपार्थाइड सिस्टम से रूल होता था। मीन्स वहाँ पे मतलब माइनॉरिटी में वहाँ पे वाइट्स थे जो यूरोपियंस थे और उन्होंने पूरे पॉपुलेशन को सेग्रीगेट कर दिया था अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग रेसेस को। इसमें कलर्ड थे, नेटिव्स थे एंड ब्लैक्स थे। तो आपको मालूम है कि इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके नेता नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने भी इस फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। मीन्स उनकी पार्टी ने भी इस फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। तो हमने ये देखा था कि किस तरह से स्ट्रगल हुई थी और अंततः दक्षिण अफ्रीका को यानी साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली थी। और आज़ादी के बाद एक नया वृहद कार्य होना था और वो था कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा जाना। तो अपार्थाइड रूल से आप देखेंगे कि अपार्थाइड रूल से जो डेमोक्रेसी आई ये एक पीसफुल ट्रांजिशन था, है ना। तो चलिए पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ उस स्टेटमेंट को जो नेल्सन मंडेला ने कहा। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up. South Africans never give up on the belief in goodness that they cherish, that faith in human being is the cornerstone of our democracy. तो जैसा कि नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट है वो ये यकीन करते हैं कि जो ऐतिहासिक रूप से जो दुश्मन थे यानी कि जो वाइट्स थे और जो ब्लैक्स थे वो अंततः एक प्लेटफॉर्म पे आए आपस में बात करने के लिए। और उन्हें यकीन था कि लोगों की जो अच्छाई है, लोगों की जो गुडनेस है उसमें उन्हें यकीन था। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं उन्हें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और लोगों की अच्छाई में, दूसरों की अच्छाई में विश्वास कायम रखना चाहिए। तो जब ये तय हो गया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपने फेलो ब्लैक्स से ये अपील की कि वाइट्स ने जो एट्रोसिटीज़ की थी इतने लंबे समय तक उनके ऊपर जो अत्याचार किया था ब्लैक्स के ऊपर उसको भूल जाएं, क्योंकि यदि वो उसको याद रखेंगे तो जो हम एक नया कदम बढ़ा रहे हैं एक नए दक्षिण अफ्रीका की तरह वो संभव नहीं होगा। क्योंकि पहले उन्होंने अत्याचार किए, अब बदले में हम अत्याचार करेंगे, वापस फिर से वो ऐसा ही करेंगे तो ये कहीं पे जाके ख़त्म नहीं होगा। तो बेहतरी यही है कि जो उन लोगों ने अत्याचार किए थे हम लोगों के ऊपर उन्हें हम भूल जाएं और एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करें। वो साउथ अफ्रीका जो बेस्ड होगा इक्वालिटी पे। इसके अलावा उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना तो रेसेस के बीच किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना ही जेंडर के बीच किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जैसे कि सोशल जस्टिस है और ह्यूमन राइट्स है इन सबको भी शामिल किया जाएगा। तो वो पार्टी जो इतने सालों तक साउथ अफ्रीका के लोगों पे एट्रोसिटीज़ करती रही, अत्याचार करती रही, और वो पार्टी जिसने कि नेशनल मूवमेंट को, वहाँ के नेशनल मूवमेंट को लीड किया था, इन दोनों ही पार्टी ने मिलकर ये तय किया कि हमें साथ बैठना होगा और साउथ अफ्रीका के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई ओवरनाइट तो बनता नहीं है कि रात में बैठा और सुबह कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। तो बहुत सारे डिस्कशंस के बाद, बहुत सारे डिबेट्स के बाद, बहुत सारे निगोशिएशंस के बाद तकरीबन 2 साल के वक्त में, तकरीबन 2 साल का वक्त लगा साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। और इसमें दुनिया भर में किसी भी देश के जो राइट्स वहाँ के सिटीजन्स को दिए गए थे वो सारे राइट्स साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स को दिए गए। यानी कि मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स जो अवेलेबल थे किसी भी कंट्री में वो सारे राइट्स साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स को दिए गए।
और मिल बैठ के ये तय किया गया कि जो भी समस्याएं आएंगी उसका सभी लोग मिल के सामना करेंगे, भले ही उन्होंने अतीत में कुछ भी किया हो। तो दोनों ही, यानी कि जो व्हाइट्स थे वो और जो ब्लैक्स थे वो दोनों इस चीज के लिए अग्री हुए कि ठीक है, हम किसी भी समस्या का मिलकर समाधान करेंगे और नो वन शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी उसमें एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी उसमें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी बात कि नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमॉन, जो भी लोग होंगे वो सॉल्यूशन का पार्ट होंगे, यानी सभी लोग मिल बैठ के किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये कैसे संभव हुआ कि जो व्हाइट्स थे वो और जो ब्लैक्स थे वो एक साथ एक जगह पे बैठ के इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रेडी हुए? क्योंकि जो नेटिव्स थे, जो ब्लैक्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि हमें हमारी कंट्री को, जो कि पिछले अतीत में हमने जितने भी दुख झेले हैं, हमने जितनी भी दुर्दशा झेली है, उन सबको भूल के एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लैक्स और व्हाइट्स दोनों ने मिलके एक साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ को समझने के लिए साउथ अफ्रीका से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कि जो ऑपरेसर्स थे और जो ऑपरेसिव थे, ये दोनों एक साथ मिलके रहने की प्लानिंग कर रहे थे एंड दिस वाज नॉट अ इजी टास्क। आपको एक क्वेश्चन जो हमेशा ध्यान रखना है सारे डिस्कशन के बीच में, वो ये कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो अब यहाँ पे देखिए कि वाइट्स और ब्लैक्स दोनों ने मिलके कुछ बातें तय करी और साथ में मिलकर रहना तय किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो उन्हें डरा रही थी। तो व्हाइट्स और ब्लैक्स दोनों एक साथ मिल के रहना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास कैसे रहता। इतने सालों में व्हाइट्स जो थे उन्होंने ब्लैक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे और ब्लैक्स जो थे उन्होंने बहुत ही दुर्दशा झेली थी। और अब जब बात आ रही है कि दोनों मिल के रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कैसे करते, क्योंकि उनका अपना अपना डर था, दोनों के बीच अपना अपना डर था। जो ब्लैक्स थे उन्हें भी डर लग रहा था और जो व्हाइट्स थे उन्हें भी डर लग रहा था, क्योंकि पिछला इतिहास कुछ इस तरह का था कि डरने की तो संभावना थी। क्योंकि देखिए उनका अपना फेयर था। जो ब्लैक्स थे उनका ये मानना था कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल है इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग मेजॉरिटी में रहेंगे वही अब रूल करेंगे, क्योंकि इसके पहले तो वहाँ पे वाइट माइनॉरिटी रूल कर रही थी, क्योंकि वो संख्या में कम थे लेकिन फिर भी शासन कर रहे थे। तो जब देश आज़ाद हो गया तो ब्लैक्स ने ये कहा कि ठीक है, ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल है इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कहने का मतलब अब रूल जो है वो तो ब्लैक्स ही करेंगे, हाँ माइनॉरिटी में जो है उनका ध्यान जरूर रखा जाएगा। लेकिन वाइट्स जो कि माइनॉरिटी में थे उनका अपना डर था, अपनी चिंता थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इतने साल दर साल से वो जो प्रिविलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो प्रिविलेज्ड हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो काफ़ी निगोशिएशंस हुए, काफ़ी डिस्कशन हुए, काफ़ी डिबेट्स हुए, लेकिन उसके बाद तय हुआ, क्योंकि जब दो अलग ग्रुप साथ मिलकर रहना चाहते हैं तो सिर्फ लड़ाई तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं पे आके रुकना होगा और फिर जो तय होगा वो दोनों को ही मानना होगा। तो बातें कुछ तय हुई, तो डिसीजंस कुछ लिए गए और उस पे वाइट्स और ब्लैक्स दोनों ही तैयार हो गए। तो जो ब्लैक्स थे उन्होंने ये बोला कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी है वो तो रहेगा, हाँ ये जरूर हम एश्योर कर सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी कि जो ब्लैक्स होंगे वो मनमाना व्यवहार नहीं करेंगे जैसा कि अभी तक वाइट्स करते आए थे, इस तरह का नहीं होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि ठीक है कि वाइट्स की जो प्रॉपर्टी है वो उनसे छीनी नहीं जाएगी। दूसरे कि जो वाइट्स थे वो इस चीज़ के लिए तैयार हुए कि ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए भी कुछ राइट्स होने चाहिए। तो ये सारी बातें तो हो गई, वाइट्स और ब्लैक्स एक प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने बातें करी, डिस्कशन किया, कुछ डिसीजंस लिए, लेकिन दोनों का एक दूसरे के ऊपर परस्पर विश्वास कैसे रहता, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो बच्चों, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, और जो लिखा हुआ होता है तो उसे काटा नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि कई बार लोगों के बीच कुछ लेन देन हो या कुछ हो तो लोग क्या बोलते हैं कि इसे लिख लो। लिख लेने से क्या होता है कि एक एविडेंस हो जाता है, और वैसे में क्या होता है कि भाई ना मैं सही ना तू गलत, या वाइस वर्सा, ना तू सही ना मैं गलत। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर परस्पर विश्वास बना रहता है। ठीक इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यदि लिख दिया गया है, कुछ रूल्स जो लिख दिए गए हैं तो उसको दोनों ही मानेंगे, लिखा हुआ है तो उसको दोनों में से कोई काट नहीं सकता है। तो इसी के लिए बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट जनरेट्स द डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी कंट्री में डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के, अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। तो इन सबको मिलजुल के चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि उन सब का आपस में विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति शक ना हो, और दोनों एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ रह, और सभी एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ रह सकें। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा होता है कि भाई गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट्स होगी, और गवर्नमेंट में कौन होगा जो कि कौन सा डिसीजन लेगा। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती है। और जब हम गवर्नमेंट बोलते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी शामिल है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा होता है। तीसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट होती है उसके पावर्स के ऊपर भी लिमिट होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, बल्कि उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे दिए हुए हैं जो कि गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। यस, तो कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, कि जितने भी कंट्रीज हैं, यदि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डजंट मीन कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, राइट। लेकिन जितने भी कंट्रीज हैं, यदि वो डेमोक्रेटिक है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमने पिछले के चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था कि काफ़ी कंट्रीज ऐसे थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, पाकिस्तान था, चाइना था, मेक्सिको था, इसके बाद आप देखें तो फिजी था, एस्टोनिया था, सऊदी अरब था। इन सब सारी जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे। लेकिन जहाँ पे कोई कंट्री डेमोक्रेटिक होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि क्योंकि ये परंपरा बन चुकी है कि यदि किसी कंट्री में मोनार्की है, कहीं पे कॉलोनियल रूल है, कहीं पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो क्योंकि पब्लिक की बात नहीं सुनती, आम जनता की बात नहीं सुनती, तो एक समय आता है जब लोग उसके खिलाफ स्ट्रगल करने लगते हैं। और ये स्ट्रगल किस लिए होता है? ये स्ट्रगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए होता है। यानी कि यदि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को यदि देख लीजिए, रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है चेंज। तो यदि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख लीजिए तो पहले वहाँ मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, और इस तरह से करते करते लास्ट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे बनी। इसी तरह आप अमेरिका में देख सकते हैं कि अमेरिका में भी जैसे ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को या फिर अफ्रीका को एक कॉलोनी बनाई थी, ठीक उसी तरह उसने अमेरिका को भी एक कॉलोनी बनाई थी। तो अमेरिका का भी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन था, उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे अपना संविधान बना। तो ये एक सामान्य सी परंपरा है कि किसी भी कंट्री में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यदि वो मोनार्की है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक नहीं है, तो वहां पे लोग उसके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल करने के बाद डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है, और डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद वहां का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और तभी से यानी फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद से ही ये एक तरह की परंपरा बन गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिटन फॉर्म में होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों है ये हमने डिस्कस कर लिया। 3-4 पॉइंट है बच्चों, आपको बहुत ध्यान से इसको रखना है याद। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि जो लोगों के बीच डिग्री ऑफ ट्रस्ट है उसको बना के रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज रिटन होता है और किसी भी कंट्री में डाइवर्स तरह के लोग होते हैं, उनके बीच सामंजस्यता बना के रखने के लिए ये जरूरी है। दूसरी ये बात थी कि किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से बनेगी और कौन लोग होंगे जो कौन सा डिसीजन लेंगे। तीसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट के पावर के ऊपर भी लिमिट होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में
दिया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, और इसके अलावा एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। मैं अपने पार्ट 1 के वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप दोनों वीडियो एक साथ देखिएगा। और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ इस चैप्टर का, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।